एक ऐसा अननोन पर्सन, एक गुजरात का ऐसा आदमी जो अननोन है, जिसको हम आप कोई नहीं जानता, जो कोई बिजनेस नहीं करता, एक ऑफिस उसका मॉरिशस में है और एक ऑफिस इंडिया में है, और वो कई 100 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, तब आपको क्या समझ में आएगा? तब आप क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी तब क्या जवाब देंगे? वो आदमी तब क्या जवाब देगा कि उसको पैसा कहां से मिला? और जैसे ही कानून का सिकंजा उस पे कसेगा, वो बोलेगा कि नरेंद्र मोदी ने ही मुझे पैसा दिया था, मुझे थोड़ा हिस्सा भी दिया और मैं ही उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करके नरेंद्र मोदी को दिया। ये कहने का मतलब इसके बाद का खेल अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इसके बाद का खेल लोग एक दूसरे की लुंगी खींचने में, मतलब चड्डी उतारने में ही सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा चीन का नाम आया, CIA का नाम आया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का नाम आया, और धीरे से नरेंद्र मोदी अपने मीडिया में, माने अपने डाबर गोदी और सुपारी मीडिया में ये चलवाने की कोशिश की कि उसने तो नीरव मोदी ने जो लिया था वो कांग्रेस को गया है। कांग्रेस अपना पूरा बैलेंस शीट निकाल के रख देगा देश के सामने, तब मोदी क्या करेंगे? अब अगर कांग्रेस बैलेंस शीट निकाल के रख देगा और बता देगा यही चंदा मिला है मुझे, भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को फिर देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो भाई ना दें, नहीं देंगे, देंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। नरेंद्र मोदी देश छोड़ देंगे लेकिन कुछ भी नहीं बताएंगे, ये तो सब जानते हैं, खाम है एकदम। और इसीलिए सबसे ज्यादा जो डर बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी कभी भी 8 बजे रात को आकर के घोषणा कर सकते हैं कि अभी से, इसी वक्त से, इसी क्षण से देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। कोई भी 4 आदमी 5 आदमी एक जगह इकट्ठा ना हो। जितने भी नेता हैं, प्रशासन को आदेश दिया जाता है कि उनको उठाओ, पकड़ो, जेल में डाल दो। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को दे दिया है कल ही। ये इतनी छोटी घटना नहीं है। इस एक घटना ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी की राजनीति पर। इससे पहले तक, अब तक 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, कितने पाप किए हैं, इसकी पूरी व्याख्या आगे आपको मिलेगी। अभी पूरी कोशिश कर ली नरेंद्र मोदी ने ये विवरण यानी SBI डेटा ना दे, यहां तक कि अपने वेबसाइट पर से डिलीट भी कर दिया SBI ने। लेकिन फिर भी जिसके लिए उसे 20 दिन से भी ज्यादा का समय मिला था देने के लिए, लेकिन उसका इरादा नहीं था देने का, या ऊपर से नरेंद्र मोदी का दबाव था कि ना दे, उसका पालन करते हुए जब बात सामने आई और SBI सुप्रीम कोर्ट में जाकर के समय मांगने की कोशिश किया, टालने की कोशिश किया, छुपाने की कोशिश किया, गोलमाल करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया। उस अल्टीमेटम का नतीजा यह हुआ कि जिसके लिए 5 महीने का समय, 4 से 4.5 महीने से ज्यादा का समय SBI मांग रही थी, वो 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को सौंप दिया। मतलब पहले भी काम 24 घंटे का ही था, बाद में वो 24 घंटे में हुआ। नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उसके आका नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे चोर डाकू जो भी कह लीजिए, नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि उनकी काली चोरी, उनकी करतूत, उनके कुकर्म देश के सामने आए, पकड़ा जाए। बात तो क्लियर है ना। अब SBI क्यों डेटा छुपाएगा? क्या SBI भी इस घोटाले में शामिल है? तो SBI एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह कह सकते हैं कि SBI का चेयरमैन, जो खरे कम खोटे ज्यादा हैं, वो शामिल हो सकते हैं, कुछ हिस्सेदारी मिली होगी। लेकिन बात इतनी सी है कि 24 घंटे में उन्हें चुनाव आयोग को देना पड़ा। अब चुनाव आयोग के भी सामने डेडलाइन है, 15 मार्च से पहले उनको वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। अब बात यहां से शुरू होती है। आज मैंने अपने टैगलाइन में, इस वीडियो में यही डाला है कि 15 मार्च नरेंद्र मोदी के राजनीति का अंतिम दिन होगा।
15 मार्च 2024 मोदी की राजनीति का अंतिम दिन, लास्ट डे। यूं कह सकते हैं कि मोदी की राजनीति का डूम्सडे। अब ये सब कुछ क्यों होगा, कैसे होगा, ये आपको समझने वाली बात है। अभी बहुत लोगों को शंकाएं हैं कि सब कुछ एसबीआई नहीं दिया है और बहुत कुछ छुपा रहा है। जैसे मैचिंग, कितना किसने लिया ये तो देना और दे दिया, कितना इलेक्टोरल बॉन्ड किसने बनवाया ये एसबीआई ने दे दिया, ठीक है। कितना बनवाया किसने ये भी एसबीआई ने दे दिया, कब बनवाया ये भी एसबीआई ने डेटा दे दिया, ये नहीं छुपा सकते थे। किसको कितना और कब मिला ये भी एसबीआई ने डेटा दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 4K का खेल है, किसको कितना किसने और कब। बस ये 4 शब्दों में ये पूरी कहानी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये चारों शब्द, ये चारों चीजें, ये चारों बातें एसबीआई ने चुनाव आयोग को दे दिया, लेकिन इसकी मैचिंग लोग कह रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसकी मैचिंग नहीं हो पाई है या नहीं दिया है एसबीआई ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी जो जानकारी और जो नरेंद्र मोदी के लिए फास्ट बनेगा, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स पर पूर्ण विराम लगाएगा, वो है किसने कब और कितना। इन्हीं 3 शब्दों का खेल है। किसको छोड़ दीजिए, किसने कब और कितना, बस यही 3 शब्द नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगे। अब आते हैं पॉइंट पे, समझिए किसने कितना और कब। अब मेरे दोस्त, अगर ये डेटा सामने दे दिया है एसबीआई ने और वो डेटा अब चुनाव आयोग के पास है, तो चुनाव आयोग उसे वेबसाइट पे डालेगा, लोगों को पता चलेगा। लोगों को क्या पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या पता चलेगा और उसका क्या असर होगा वो आप समझिए। तो पहली बात, ये एक बात, पहला मान लीजिए कि ए, कि किसने और आप बी को मान लीजिए कब, और सी को मान लीजिए कितना। किसने कब कितना इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया। अब इससे क्या सामने आएगा, किसने की अगर व्याख्या करें तो अगर आपको पता चलेगा या देश को पता चलेगा कि अडानी ने, विनोद अडानी ने, नीरव मोदी ने, मेहुल चौकसी ने, ललित मोदी ने, नितिन संदेशरा ने, या भारत में अभी रह रहे डिफॉल्टर ने, या ऐसे लोग जो आज डिफॉल्ट कर चुके हैं, बैंकों का पैसा भी नहीं चुका पा रहे हैं, वो हमारा और आपका पैसा है, या देश छोड़कर भाग चुके हैं, इन लोगों के नाम अलग अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में सामने आएगा तो क्या मैसेज देश को मिलेगा, देश क्या समझेगा। चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ें। तो अगर आपको लगे, अगर दिखे कि CIA ने, अमेरिका ने, जापान ने, UAE के देशों ने, चीन ने, सबसे बड़ी बात चीन ने या चीन की कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, अभी किसने की बात हो रही है, तब आपको कैसा लगेगा, तब आप क्या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी तब आप पूरी तरह से हिल जाएंगे और गंभीर हो जाएंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे अगला स्टेप्स कितना। अब आपको पता लगे कि एक ह्यूज अमाउंट, मैं कोई अमाउंट नहीं बोल रहा हूं, एक ह्यूज अमाउंट चीन ने खरीदा है, एक ह्यूज अमाउंट अमेरिका ने खरीदा है, एक ह्यूज अमाउंट UAE के देशों ने खरीदा है, ये एक ह्यूज अमाउंट CIA ने खरीदा है, एक ह्यूज अमाउंट अडानी ने खरीदा है, विनोद अडानी ने खरीदा, या जिनके नाम मैंने शुरू में लिया उन्होंने खरीदा है, तब एक ह्यूज अमाउंट मतलब कितना, बहुत ज्यादा। अब आपके पास, आपके सामने आगे क्या सोचने के लिए बचेगा कि नरेंद्र मोदी ही देश के डाकू हैं, देश पर डाका डाला है, आपके काले धन पर डाका डाला है, आपके सफेद धन पर डाका डाला है, आपकी समृद्धि पर डाका डाला है, देश को बेचा है। आपको समझ में नहीं आएगा।
भाई चीन नरेंद्र मोदी को क्यों पैसा देगा? क्या चीन के साथ लिबरली जो नरेंद्र मोदी ने व्यवहार किया, चीन को मैक्सिमम भारत में इंपोर्ट करने का रास्ता बनाया, ज्यादातर एफएमसीजी के बाजार को चीन के हवाले कर दिया, क्या उसके लिए? या अमेरिका के हवाले अपना सामरिक खरीदारी पूरी कर दी? या ऐसे देश जिनसे मान लीजिए आपको पता चले कि राफेल डील जिनसे हुई है, वहां से चुनावी चंदा मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, या आपको पता चले कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट दिया जबकि अपना देश का पैसा लेकर के भाग गए हैं, नहीं दिए हैं, डिफॉल्ट हो गए हैं। अब ऐसे लोगों का नाम जब आपके सामने आएगा तब आपका दिमाग झंझना उठेगा। फिर आप सोचेंगे कि फिर ये लोग अब कांग्रेस को या दूसरी पार्टी को, किसको छोड़ दीजिए, आपके सामने एक ही चेहरा होगा या देश के सामने एक ही चेहरा होगा कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके पास ही सबसे ज्यादा चुनावी चंदा आया है। चलिए, अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं चीन ने लिया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हमको नहीं दिया, कांग्रेस को दिया या दूसरी पार्टी को दिया, वो लोग तुरंत अपना सारा चिट्ठा निकाल करके दिखाने लगे, भाई हमको नहीं दिया है। अब कुछ लोगों को जो शंका है कि किसको मिला, ये मैचिंग नहीं हो पाएगा, तो इससे पूरी सच्चाई बाहर नहीं आएगी। भैया जो ये एक दूसरे पर आरोप लगा करके अपना कच्चा चिट्ठा देश के सामने रख देंगे, आप देख लीजिए। जो चुनाव, इसीलिए मैंने कहा कि डूम्सडे है 15 मार्च, जो चुनाव के सामने आ चुका है, चुनाव आयोग के सामने, वही बहुत है, उतना ही काफी है। किसने कितना लिया, ठीक है। अब अगर किसने और कितना पता चल गया, चीन ने कितना लिया, ललित मोदी ने कितना लिया, नीरव मोदी ने, विनोद अडानी ने कितना लिया, फॉल्स कंपनियों ने कितना लिया, अडानी ने कितना लिया, अंबानी ने कितना लिया, और दूसरे चोर जो बैंकों का लूट कर बैठे हैं, भाग गए हैं या डिफॉल्ट कर चुके हैं, उन्होंने कितना लिया, कब लिया, जब वो डिफॉल्ट हुए उस पीरियड में लिया, या जब वो पकड़े गए, जेल गए तब लिया, या उनके ऊपर सीबीआई की रेड हो रही थी उस पीरियड में लिया और दिया और फिर वो केस बंद हो गए। ये सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। नरेंद्र मोदी को इंटरसेप्ट करने के लिए इतना ही काफी है, नरेंद्र मोदी को अपराधी साबित करने के लिए इतना ही काफी है, नरेंद्र मोदी को गुनहगार साबित करने के लिए इतना ही काफी है। और कानून क्या कब कैसे सजा देगी ये मतलब नहीं है, मतलब यह है कि देश यानी देश के वोटर उनको कब कैसी अब सजा देंगे, यह मायने रखता है। दूसरी बात, जो कब और कितना, यह मुद्दा उस विषय को सामने लाएगा, उस घटनाओं को सामने लाएगा कि जैसे मान लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाए जा रहे थे, या शिंदे पर आरोप लगाए जा रहे थे, या इनको बार बार नोटिसें भेजी जा रही थी, क्या उसी पीरियड में इन्होंने चुनावी बांड खरीद करके दिया है किसी को? अब किसको देगा? मोदी को ही देगा ना। या दूसरे और लोग, जैसे जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी व्यभिचारी हैं, वो बचने के लिए उस समय पर, जिस समय उन पर कानून शिकंजा कसने जा रहा था, उसी समय उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और दिया। दो चीज तो क्लियर हो जाए, है सामने है ना कि कब और कितना। और उसके बाद उसका केस बंद हो गया, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, यानी नरेंद्र मोदी तो नंगे हो जाएंगे, बाकी कुछ हो ना हो। और यही दबाना चाहते थे, बचाना चाहते थे। आपको पता चला होगा सोशल मीडिया के जरिए कि यहां तक कि राष्ट्रपति तक भी एक आदमी पता नहीं किसी ने कोई लेकर के चला गया कि भैया इसको रोको। नरेंद्र मोदी के हालात क्या हैं? वो मखमल के गद्दे पर सो करके और 8-8.5 हजार करोड़ के हवाई जहाज में चल करके जो ऐश कर रहे थे, करोड़ों करोड़ रुपए के BMW में घूमते हुए जो उनको सुकून मिल रहा था, मजे ले रहे थे, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, लोगों को 5 किलो भीख का अनाज दे रहे थे, उनको अब इस समय पता चल रहा होगा कि काले धन को हजम करने के चक्कर में जो टेंगना उनके गले में अटका है वो अब निकलने वाला नहीं, उनका गला चीर कर ही निकलेगा, कोई इलाज नहीं है। आप बताइए। और यही देश की सबसे बड़ी जीत होगी, यही सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जीत होगी, यही उन लोगों की सबसे बड़ी जीत होगी जिनके प्रयासों से यह मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा, जीत में बदला,
और इस मोड़ तक आया कि एसबीआई मजबूर होकर के पूरा डेटा दिया और इस पर रोक भी लगा। ये सारी चीजें हुई हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सहित उन सभी लोगों का और चंद्रचूड़ जैसे लोगों के लिए तो बनता है, जय हिंद, बनता है कि नहीं, आपको भी करना चाहिए। उनको वो महान है, या ये समझ लीजिए, उनको जो भी कह सकते हैं आप, कह लीजिए अपनी तरफ से प्रशंसा में, कि उनके कारण ये इतना बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी भगवान के भी भगवान हो गए थे। नरेंद्र मोदी को लोग, अब उनके लोग विष्णु का अवतार तक मानने लगे थे। लेकिन इस तरह से आम आदमी के धन पर, आम आदमी की समृद्धि पर, आम आदमी के पैसे पर, यहां तक कि आम आदमी, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, देश मुसीबत में है, रोजगार मिल नहीं रहा है, लोग रोजगार के लिए विदेश में जाकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके दो पैसे कमा कर लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी इतना बड़ा घोटाला शायद समझता हूं कि इतिहास में कभी किसी ने नहीं कर सका होगा, नहीं किया होगा। ये कुछ भी नहीं है, इतना कह रहा हूं, फिर भी ये कह रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, ये 10% भी नहीं है। बाकी पैसा तो अभी भी नरेंद्र मोदी के पास है, जो दबा करके विदेशों में लोगों के पास रखा हुआ है। मेरे दोस्त, तो जब किसने कितना और कब लिया, इतना ही देश के सामने आ जाने के बाद नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालांकि वो इतने खुददार नहीं हैं, इतने उनका ज़मीर इतना मतलब काम नहीं करता, या ज़मीर को इतना महत्व नहीं देते नरेंद्र मोदी, इसलिए वो चाहे जो भी कोशिश करें, कोशिश ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का, नरेंद्र मोदी की राजनीति का, नरेंद्र मोदी की विभीषिका का, ऐसे कह सकते हैं, या नरेंद्र मोदी के अत्याचार का, नरेंद्र मोदी के अनाचार दुराचार का, पाप का घड़ा फूट गया है, फट गया है, बिखर गया है। सब लोग देख रहे हैं और सामने है। इसीलिए मैंने कहा कि 15 मार्च 2024 मोदी की राजनीति का अंतिम दिन है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी बौखला करके, जैसे CAA को लागू करवाना, लोगों का हेडलाइन मैनेजमेंट और लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश भर है। आपको यह भी पता चला होगा कि हरियाणा की सरकार गिराकर दूसरी सरकार बनाई गई। लोग इस पर भी, मैंने देखा, मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ बोलने का। कल देखा कि बड़ी सिंपैथी जता रहे थे दुष्यंत चौटाला से, और उनके साथ धोखा हुआ वगैरह वगैरह, ये जो देख रहे थे। पहली बात तो जो हरियाणा में हुआ वो सिर्फ मीडिया और देश का ध्यान बटाने के लिए किया गया। कोई जरूरत नहीं थी सरकार वरकार बदलने की, और उसके बदलने से कुछ फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। यह सिर्फ ड्रामा है। और वो जब किंग ऑफ द किंग नरेंद्र मोदी हैं, तो जो कहेंगे, जिसको बिठाएंगे बैठेगा, जिसको लात मार के उतार देंगे उतर जाएगा। किसको कितनी हिम्मत है। मैंने पहले ही कह दिया कि दे आर पॉलिटिकल, मतलब भारतीय जनता पार्टी में मैक्सिमम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट लोग हैं, यानी नपुंसक लोग हैं, जो कभी किसी भी अनाचार दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार पर बोल ही नहीं पाते, बोल नहीं सकते, बोलेंगे भी नहीं। तो दुष्यंत की हम बात क्या करें। दुष्यंत तो एक खुद सौदेबाज, एक धोखेबाज। दुष्यंत ने धोखा किया था, गद्दारी की थी, सही शब्दों में कहा जाए। उन्होंने मोदी को गाली दे करके, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे करके चुनाव लड़ा था, सीटें जीत के आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये दुष्यंत चौटाला का, ये हरियाणा की जनता से गद्दारी नहीं थी ना। उस समय तो आप लोग भी यही कह रहे थे कि गद्दारी की है दुष्यंत चौटाला ने, मोदी के खिलाफ लड़कर मोदी में शामिल हो गए। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सौदेबाजी की थी अपने बाप को छुड़ाने के लिए। आपको पता होगा दूसरे दिन उनके बाप आ गए इनके पेरोल पे, और बाद में छूट भी गए साल 2 साल के अंदर, जो कि काफी दिनों की लंबी चौड़ी सजा पे थे। अब इतनी लंबी चौड़ी सजा पे थे तो कोई भजन कीर्तन के लिए तो जेल नहीं गए रहे होंगे, कुछ न कुछ घोटाला किया हो, शायद टीचर घोटाला जो भी किया था। तो ये घोटालेबाज लोग, ये दगेबाज लोग, ये धोखेबाज लोग, ये गद्दार लोग, ये देश के गद्दार लोग नेता तो है ही नहीं यार। और इनके लिए हमदर्दी जताना या ये कहना कि अरे रे 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 क्या हो गया दुष्यंत के साथ, इससे भी बुरा होना चाहिए दुष्यंत के साथ। दुष्यंत तो वैसे भी दुष्यंत है, तो दुष्यंत के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। बाप बेटे की राजनीति खत्म हो गई। भले ही हाँ, एक फायदा उनको हुआ कि बाप को छुड़ा के लेके आ गए, ठीक है सर, मतलब मोदी ने इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया।
लेकिन जो दुष्यंत के साथ हुआ और हुआ वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो वैसे ही है वो। और जो भी नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, उनके पास गया, उनके करीब गया, नरेंद्र मोदी वो भस्मासुर हैं जो प्यार से जिसके सर पे हाथ रख देंगे वो भस्म। माने नरेंद्र मोदी का प्यार भी यानी नरेंद्र मोदी अगर किसी को इज्जत दें, किसी को प्यार दें, किसी को सम्मान दें, सम्मान से उसके पीठ हाथ या शरीर पर कहीं हाथ रख दें तो समझ लो हो गया, मरा, खत्म, भस्म, भस्मासुर है। ये तो आप भी मानते हैं। न जाने कितने को निकल गए। शुरू से जब उद्धव ठाकरे को बोलता रहा, जब बाल ठाकरे थे तब से कहता रहा सोशल मीडिया में, अंत में सब कुछ लुटाकर अब समझ में आया कि अरे यार ये तो भस्मासुर है, हमको ही भस्म कर दिया। जो भी नीतीश गए, आप देख रहे हैं बिना पार्टी के हो गए। अब नीतीश चुनाव भी लड़ करके अपना विधानसभा का चुनाव नहीं निकाल सकते, जीत सकते, और वो ख्वाब देख रहे थे इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनने की। उनकी औकात बस उतनी ही है। तो उनके साथ जो नरेंद्र मोदी करेंगे या बीजेपी करेगी, उस पर आपको हमको तालियां बजानी चाहिए, खुश होना चाहिए, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, बहुत उछल पिछल रहे थे, साथ गए थे, पार्टी भी गई, सब कुछ चला गया, आज अकेले खड़े हैं। कोई नई पार्टी बनाएंगे, नए नाम से चुनाव लड़ेंगे, क्या अस्तित्व रह गया? खा गया, भस्मासुर, भस्म कर दिया। अरे भाई, इतने उदाहरण के बाद भी लोग अभी भी भस्मासुर के पास जाकर के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। डर उनको नहीं लगता कि हाथ रखा सर पे कि गया? तो डरना चाहिए लोगों को, और नहीं, ना डर करके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मतलब एक भस्मासुर से जितना दूर रहो, मतलब एक आसुरी शक्ति जिसके पास हो, उससे जितना दूर रहोगे बच के रहोगे, नजदीक जाओगे गए जैसी। तो यही बात हुआ। अब हम उस पर नहीं अटकते हैं। दुष्यंत चौटाला, ये सब, ये हरियाणा में जो भी हुआ वो सब एक मैनेजमेंट की बात थी, मीडिया मैनेजमेंट की बात थी, हो गई एक दिन में, सब बात पुरानी हो गई। नरेंद्र मोदी को ऐसे ही लोग चाहिए जिनका कोई अस्तित्व ना हो, जो मैंने कहा ना कि नपुंसक हो, जिनको जहां बैठा दिया जाए चुपचाप बैठे रहें अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके। और सबसे खतरनाक होती है वही इंद्री जिसके लिए मैं उन्हें नपुंसक कह रहा हूं। तो जब उस बैठे रहेंगे, खत्म, वो कहानी ओवर। आइए, अब कितनी कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए। सीए पर अब बहुत ज्यादा उछल करके बात कर रहे हैं। दोस्तों, सीए पर भी मेरा अगला वीडियो अभी थोड़ी मतलब बाद में आएगा, उसको भी मैं आपके सामने सीए की पोल भी खोलूंगा इसी तरह से। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी के एंड ऑफ द डे की, यानी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का एंड ऑफ द डे, यानी डूम्स डे, यानी नरेंद्र मोदी के लिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए वो डूम्स डे होगा, यानी 15 मार्च, जिस समय लोगों के सामने वो हकीकत आएगी कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े, मतलब कितना बड़ा अपराध इस देश के साथ किया है। और सबसे ज्यादा जो खुलकर आएगा सामने, जो समझ में आएगा कि मान लीजिए, चलिए अनिल अंबानी, एक उदाहरण देता हूं, अनिल अंबानी डिफॉल्टर हो चुके हैं, वेलफुल डिफॉल्टर को घोषित भी हो चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं देश का, और उनको रफाल का रखरखाव करने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, ये अलग बात है, वो छोड़ दीजिए, वो उसको उस पर नहीं जाते। बात यह है कि और आपको पता लगे कि एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट अनिल अंबानी ने नरेंद्र मोदी यानी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है, तब आपको कैसा लगेगा? आपको यह पता लगे कि एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट अडानी ने खरीदा है, तब आपको कैसा लगेगा? अंबानी ने खरीदा है, तब आपको कैसा लगेगा? या एक ऐसा अननोन पर्सन, एक गुजरात का ऐसा आदमी जो अननोन है, जिसको हम आप कोई नहीं जानता, जो कोई बिजनेस नहीं करता, एक ऑफिस उसका मॉरिशस में है और एक ऑफिस इंडिया में है, और वो कई 100 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदता है, तब आपको क्या समझ में आएगा? तब आप क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी तब क्या जवाब देंगे? वो आदमी तब क्या जवाब देगा कि वो उसको पैसा कहां से मिला? और जैसे ही कानून का सिकंजा उस पे कसेगा, वो बोलेगा कि नरेंद्र मोदी ने ही मुझे पैसा दिया था, मुझे थोड़ा हिस्सा भी दिया, और मैं ही उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करके नरेंद्र मोदी को दिया। ये कहने का मतलब इसके बाद का खेल अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इसके बाद का खेल लोग एक दूसरे की लुंगी खींचने में, मतलब चड्डी उतारने में ही सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर मान लीजिए, मैंने कहा चीन का नाम आया, CIA का नाम आया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का नाम आया, और धीरे से नरेंद्र मोदी अपने मीडिया में, माने अपने डाबर गोदी और सुपारी मीडिया में ये चलवाने की कोशिश की कि उसने तो नीरव मोदी ने जो लिया था वो कांग्रेस को गया है। कांग्रेस अपना पूरा बैलेंस शीट निकाल के रख देगा देश के सामने, तब मोदी क्या करेंगे? अब अगर कांग्रेस बैलेंस शीट निकाल के रख देगा और बता देगा यही चंदा मिला है मुझे, भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को फिर देना ही पड़ेगा।
नहीं देंगे तो भाई ना दें, नहीं देंगे, देंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। नरेंद्र मोदी देश छोड़ देंगे लेकिन कुछ भी नहीं बताएंगे, ये तो सब जानते हैं, खाम है एकदम। और इसीलिए सबसे ज्यादा जो डर बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी कभी भी 8 बजे रात को आकर के घोषणा कर सकते हैं कि अभी से, इसी वक्त से, इसी क्षण से देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। कोई भी 4 आदमी 5 आदमी एक जगह इकट्ठा ना हो। जितने भी नेता हैं, प्रशासन को आदेश दिया जाता है कि उनको उठाओ, पकड़ो, जेल में डाल दो, और इस तरह से सरकार चलाएंगे। नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ही करेंगे, इतने जल्दी नहीं जाएंगे। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी के किसके मित्र हैं, क्या नाम है उसका, ट्रंप के मित्र हैं नरेंद्र मोदी। हार गया तो व्हाइट हाउस पर कब्जा करने चला गया, अपने आदमियों को भेज दिया कब्जा। वही काम नरेंद्र मोदी करेंगे, भागेंगे या हमला करेंगे। बड़ा हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 56 इंच का नाम है, कर नहीं पाते। मैंने कुछ लोगों ने ये बात कहने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं, और मैं बोला डिक्टेटर होने के लिए फाइटर होना जरूरी है। कोई कायर, कोई व्यापारी जो ये कहता है कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, और वो जो देश का व्यापार करता है, देश को बेचता है, खरीदता है, पूरे देश को खरीदकर अडानी को दे देता है, वो आदमी फाइटर हो सकता है, वो आदमी फ्रंट फाइट करेगा, सवाल ही नहीं उठता। इमरजेंसी लग, सिस्टम का दुरुपयोग करके, इमरजेंसी लगा करके भारत पर कब्जा करके बैठ सकते हैं नरेंद्र मोदी कुछ दिनों तक। वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा मेरे दोस्त। तो 15 मार्च, एंड ऑफ द डे फॉर पॉलिटिकल